चलिए फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। चलिए हम लोग इसमें साइंस से कर रहे थे। यह साइंस का दूसरा टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। साइंस का एक टेस्ट किया, उसमें 100 क्वेश्चन किया, और इसमें भी हम लोग लगभग 90 क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा। अच्छे से ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप ये खास करके रेलवे में फिजिक्स से ज़रूर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आता है सभी के एग्ज़ाम में। एनटीपीसी रहे, चाहे आरपीएफ रहे, चाहे जेई का एग्ज़ाम रहे, चाहे ग्रुप डी का रहे, ये सभी में अच्छे क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। चलिए, इसमें फिजिक्स का ये साइंस है, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करते हैं आप लोग इसका फ़ायदा उठाइएगा। चलिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, इसके बारे में पूछा गया। आपेक्षिक घनत्व की इकाई कोई नहीं है, क्योंकि आपेक्षिक जैसे आपेक्षिक या सापेक्षिक जो भी हो, इसका कोई ना ही कोई इकाई होता है, ना ही कोई डायमेंशन होता है। इकाई ही नहीं रहेगा तो डायमेंशन कहाँ से होगा, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है, ये विमाहीन राशि है। चलिए आगे चलते हैं। त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है? बल का व्युत्क्रमानुपाती, बल बराबर क्या है? बराबर ma होता है। इसका त्वरण का समानुपाती होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती त्वरण ये हो जाएगा, मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। बल का समानुपाती ये भी हो जाता है, बल का समानुपाती। मात्रा अगर हम पदार्थ लेते हैं तो ये इधर चला जाएगा, तो ये 1/a। तो त्वरण क्या हो जाता है? ये तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, बल का समानुपाती होता है। मात्रा में अगर द्रव्यमान लेते हैं, मास लेते हैं, तो फिर ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। मात्रा का F/m कर देंगे तो ये ऐसे इस तरह हो जाएगा, ये भी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है क्या लिया है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। इसका ये राइट हो जाता है, क्योंकि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है। न्यूटन के दूसरा गति नियम है, दूसरे गति नियम से ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है। खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जियां कम समय में पक जाती है। क्यों क्यों कम समय में पक जाती है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जो भोजन को उच्च तापमान में पकने में सहायता करता है। चलिए 104 की ओर चलते हैं। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह, वस्तु कब स्थिर संतुलन में होती है? विश्राम की स्थिति में। जब विश्राम यानी विराम अवस्था में रहेगा तो संतुलन की स्थिति में रहेगा। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है। एक ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण के कारण के साथ त्वरण कम हो जाता है। कहाँ पर कम हो जाता है? यह ग्रह की सतह ऊंचाई में वृद्धि पर।
ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि पे यह कम हो जाता है। चूँकि जी नीचे की ओर पॉजिटिव होता है, लेकिन जी ऊपर की ओर हाइट में जाएंगे तो ये निगेटिव चला जाता है ना, ये विपरीत होने लगता है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई, संवेग पी बराबर क्या होता है? एम बी होता है। मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी होगा, वॉल्यूम नहीं, यहाँ वेलोसिटी होगा। मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे संवेग की क्या हो जाएगा? संवेग का p बराबर एम वी। तो संवेग का इकाई क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। कि इसको हम एफ बाई, इसको एम को एफ बाई ए भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए होता है और इंटू ये भी है, तो ये एफ है, इसको हम ए को हम वी बाई टी लिख सकते हैं, तो टी ऊपर चला जाएगा और ये पहले से भी है, तो वी कैंसिल तो क्या हो जाएगा? एफ न्यूटन हो गया और ये टी सेकेंड हो गया, न्यूटन सेकेंड हो गया। कूलम किसकी यूनिट है? ये वोल्ट गुना सेकेंड बटे कूलम किसकी यूनिट है, उसके बारे में पूछा गया है। वोल्ट गुना सेकेंड बटे कूलम ये किसकी यूनिट है? ये वोल्ट सेकेंड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का व्युत्पन्न एसआई मात्रक है जो वेबर के समान है। यहाँ पे कोई इसका आंसर नहीं है, कोई नहीं है। ये वोल्ट गुना सेकेंड बटे कूलम, ये वोल्ट सेकेंड, वोल्ट बटे वोल्ट गुना सेकेंड मैग्नेटिक फ्लक्स का व्युत्पन्न एसआई का है जो वेबर के समान है। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स को मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक वेबर प्रति सेकंड प्रभाव में परिवर्तन वोल्ट के विद्युत वाहक बल के घूमने वाले परिपथ को प्रेरित करता है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कब्जेदार दरवाजा किसका उदाहरण है? कब्जेदार दरवाजा हम पिछले वीडियो में भी देखे हैं, ये द्वितीय क्रम श्रेणी का मतलब द्वितीय श्रेणी का लीवर है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या है? क्रिया तथा प्रतिक्रिया, ये इसके बारे में पूछा गया। क्रिया तथा प्रतिक्रिया ये मात्रा में बराबर होते हैं। आप किसी पे जितना क्रिया करेगा उतना ये प्रतिक्रिया करता है। आप जितने बल से धक्का कोई चीज़ को दीजिए वो भी उतना ही बल से धक्का देता है, बशर्ते जिसका मास ज़्यादा हो जाता है वो जीत जाता है। लेकिन धक्का दोनों समान रूप से ही देता है, क्योंकि एफ दोनों तरफ से समान हो, लेकिन ए पे क्योंकि एम पे डिपेंड कर जाता है, मास पे लगाता है बल समान है। मात्रा और एसआई इकाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट। 1 वाट बराबर 746, एक शक्ति बराबर 746 वाट होता है, 1 हॉर्स पावर। ये क्या हो जाएगा? बी सी ए फर्स्ट ही हो जाएगा। ग्यारह नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ये त्वरण है, बल भी है, संवेग भी है, विद्युत धारा नहीं है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिभुज के त्रिक नियम का पालन नहीं करता है, त्रिभुज नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए यह हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा है, लेकिन यह त्रिभुज के नियम को पालन नहीं करता है। चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? आवेग सदिश है, विस्थापन, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है मतलब सदिश है, ये भी सदिश है, बलाघन सदिश है,
गति भी सदिश है, ये आवेग, ये सदिश नहीं है, ये आवेग भी सदिश है, ये गति नहीं है। ये गति, अगर वेलोसिटी वेग रहता तो हो जाता है, गति मतलब चाल हो जाता है। चाल एक सदिश अदिश राशि है, चाल एक क्या है, अदिश राशि है, इसलिए ये नहीं होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। आवेग होता है, यह गति नहीं होता है। अगर वेलोसिटी वही वेग रहता है तो वेग क्या हो जाता है, सदिश हो जाता है। चलते हैं 13 की ओर। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? इस कथन का समर्थन न्यूटन का तीसरा नियम। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कोई भी चीज़ लटका रहेगा तो कौन सा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगा। कोई भी चीज़ अगर लटका हुआ रहेगा, इसमें कील ठोकिएगा तो ये इधर की ओर चला जाएगा, फिर इधर से इधर चला जाएगा, तो इसे डोलने लगेगा तो इसमें कील ठोकना आसान नहीं है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चलना पर उसका वजन क्या होगा? तो भार बराबर क्या होता है, mg होता है। तो ये मास कितना है, 60 किलोग्राम है, और g का मान 10/6 हो जाता है, क्योंकि 1/6 हो जाता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से। ये कितना हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 100 न्यूटन हो जाएगा। चलते हैं आगे। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण ये बराबर क्या होता है, v/t, वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। 16 नंबर। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तु के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बारे में पूछा गया है। ये द्रव्यमान के होता है, जो अभी हम ऊपर में बताए थे, F बराबर m होता है ना, वो मात्रा था, लेकिन अगर द्रव्यमान मात्रा द्रव्यमान इससे एक ही होता है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे आंसर हो सकता है वो वैसे, अगर इंग्लिश वर्जन उसका देखिएगा, अगर मास रहेगा तो हो जाएगा। तो यही हम बता रहे थे अभी, देखिए यहाँ पे आ गया, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसका होता है, गति बल इस नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण, ये त्वरण ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा ना, F/m हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, इसका नीचे अगर ये अंश में तो ये हर में रहना चाहिए, तो उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, और दोनों अंश में ही रहेगा तो वह समानुपाती हो जाता है, ये द्रव्यमान हो जाएगा और इसका समानुपाती हो जाएगा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। दूरी समय ग्राफ क्या होता है, नियत चाल से कोई वस्तु गति कर रही है, गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या हो जाएगा, ये दूरी समय ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता है। दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, नियत चाल और समय से चलता रहता है। चलते आगे। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगी। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया वस्तु की गति, अगर कोई वस्तु इधर जा रही है और इसी दिशा में हम बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा, वस्तु की गति बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, वस्तु की गति फ्रेंड्स, वस्तु की गति बढ़ जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नियत चाल से यहाँ दूरी है फ्रेंड, दूरी तभी चाल होगा, दूरी और समय का ग्राफ होता है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होता है, तभी गति बनेगा, चाल बनेगा। फिर चाल का फॉर्मूला ही होता है दूरी बटे समय, तब ये ग्राफ बनेगा। 19 नंबर। न्यूटन मीटर निम्न में से किस भौतिक राशि का ऐसा यूनिट है। न्यूटन मीटर ये बल का तो होगा नहीं, बल का न्यूटन ही होता है, त्वरण का तो होगा नहीं, ये शक्ति का भी होगा नहीं, तो ये बल आघूर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बल आघूर्ण।
P बराबर तो ये W/T हो जाता है ना, तो ये भी नहीं होगा। W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, डेल्टा एस बोल सकते हैं, मतलब ये विस्थापन होता है, बल्ब में विस्थापन बटे T। ये भी नहीं होगा, इसलिए बल आघूर्ण हो, बल आघूर्ण बराबर बल्ब में लंबी दूरी होता है। चलते हैं आगे। एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? एक बैरल यूएस में 159 लीटर होते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैरल कितना 159 लीटर होता है, कितना होता है 159 लीटर, याद रखिएगा 159 लीटर या 35 इम्पेरियल गैलन के बराबर। आगे 21, एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? एक जूल में लगभग ये होता है 0.239 कैलोरी होता है, यही 0.24 हो जाएगा कैलोरी। आइए चलते हैं 22 की ओर। यदि किसी एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? हम इसको टेस्ट सीरीज 1 में भी बताएं फ्रेंड्स, जो साइंस का था। देखिए इसमें भी संवेग दोगुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² फॉर्मूला होता है। P बराबर क्या होता है, P बराबर mv होता है। यहाँ पे हम संवेग में चेंज करेंगे, संवेग दोगुना कर दिया जाए, पिंड का संवेग दोगुना कर दिया, इसको हम देखिए P में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको m के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, P/v लिख सकते हैं, हाफ P/v गुने v² बराबर हाफ P/v। अगर हम पिंड का संवेग दोगुना कर देंगे, अगर हम इसको दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, हाफ गुना 2P/v, तो क्या हो जाएगा ये 2 हाफ, ये तो 2P/v हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2P/v। यही तो अभी गतिज ऊर्जा निकाले थे, ये भी गतिज ऊर्जा ही है, ये 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 गुना हो जाएगा। ये हाफ mv², P बराबर mv, ये दोगुनी हो। यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, P²/2mv गतिज ऊर्जा, ये भी होता है। अगर संवेग दोगुना करेंगे ये 4 गुनी भी हो जाएगी। देखिए ये भी फॉर्मूला आता है, ये भी फॉर्मूला आता है। अब देखिए अब कौन सा डिपेंड, क्योंकि अगर अगर हम इसको v को एलिमिनेट करेंगे तो v के जगह पे हम P²/m² लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ना हाफ, यहाँ v को एलिमिनेट कर रहे थे m, v² के जगह पे क्या लिखेंगे P²/m², तो क्या आ जाएगा हाफ P²/m, यानी P²/2m। यहाँ पे संवेग अगर दोगुना करेंगे तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, दोगुना 4 गुना। देखिए ये भी आंसर हो सकता है। अगर हम देखिए यदि इसमें हम P और P और V में लेते हैं तो, और यदि इसमें P और M में लेते हैं तब, मतलब संवेग और मास में लेंगे द्रव्यमान में, और यहाँ संवेग और वेग में लेंगे तो यहाँ पे दोगुनी हो जाएगी, इस तरह से। क्योंकि हाफ m को एलिमिनेट करेंगे क्या होगा P/v, ठीक है, P/v। यहाँ चूंकि एक पिंड का संवेग दोगुना कर रहा है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अगर इस फॉर्म में लेंगे 4 गुनी, इस फॉर्म में लेंगे तो 2 गुनी, क्योंकि आप लोग इसको सीधा सीधे आप फॉर्मूला से सेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? यह विद्युत शक्ति का मात्रक, किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा, सॉरी, ये ऊर्जा का मात्रक है फ्रेंड्स, इसका है ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ऊर्जा का मात्रक है। चलते हैं आगे 24 नंबर का।
मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे इकाई कहा जाता है। 25, वो समतल सतहों पर होता है। वो समतल सतह रहेगा तो क्या होगा, वो समतल सतह रहेगा, वो समतल सतहों पर कोई घर्षण नहीं होता। क्या, कोई घर्षण नहीं होता। घर्षण एक शक्ति है जिसके द्वारा एक सतह संपर्क में आने वाली दूसरी सतह की गति का विरोध करता है। खुरदरी सतह पर घर्षण अधिक होता है, वही चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है। तो समतल सतह रहेगा तो उस पर घर्षण होगा नहीं। घर्षण तभी होगा जब एक दूसरे के संपर्क में आए। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित क्या नहीं होता, यह गति परिवर्तित नहीं होता है। प्रोटॉन का मार्ग वृत्ताकार होता है। चलिए आगे चलते हैं। 27, एक डोलन पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से क्या होगी, T/2 √L/G होता है। देखिए ये आवर्तकाल, यही समय अवधि है। अब देखिए पृथ्वी पर समय अवधि है। अगर पृथ्वी चंद्रमा पर जाएंगे तो हम इसको त्वरण को 1/6 करेंगे। 1/6 तो 6 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसको 2π√L, इसको G/6 करेंगे तो G6 ऊपर चला जाएगा। यह आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो समय अवधि, तो समय आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, समय अवधि, यह समय अवधि भी बढ़ जाएगा। समय अवधि बढ़ जाएगा मतलब पेंडुलम स्लो हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। आवर्तकाल जो लेता था, जैसे यहाँ से यहाँ जाने में समय जो लेता है, फिर यहाँ फिर यहाँ, वो सब बढ़ जाएगा एकदम। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, पेंडुलम स्लो हो जाएगा। और आवर्तकाल अगर घट जाएगा तो पेंडुलम तेजी से डोलने लगेगा। तुरंत यहाँ, तुरंत यहाँ, तुरंत यहाँ, तुरंत यहाँ। चलते हैं आगे। 28, ये फिजिक्स में कुल थ्योरी है फ्रेंड्स, उससे याद रखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, धक्का या खिंचाव को। धक्का या खिंचाव को ऑब्वियसली बल कहेंगे। क्या कहेंगे, बल। बल का मात्रा है न्यूटन। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल की गणना करें। तो बल बराबर क्या होता है, बराबर एम में होता है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो लगाए गए बल की गणना, तो इसमें देखिए 5, तो यहाँ पे त्वरण निकालिए। तो यहाँ पे ये पहला त्वरण कितना आएगा, 3 आएगा। 15/, क्योंकि त्वरण ए बराबर क्या होगा, V/T होगा। ये 15/T, तो A1 कितना आएगा, 15, A2 दूसरा आएगा कितना, 5 आएगा। तो हम निकालना 4 किलोग्राम दिया हुआ और दोनों का लगाएगा बल तो दोनों का अंतर में ही लगेगा, जो बचेगा ये 2, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 न्यूटन हो जाएगा। क्योंकि बल, कोई भी बल लगा रहे हैं, क्योंकि इतना किसी वस्तु पर बल लगा उसका वेग इतना सेकंड में इतना सेकंड 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड लगाए गए बल की गणना। तो जो भी परिमाण बल लगेगा तो दोनों के डिफरेंस में बल लगेगा, क्योंकि पहले इतना बल लगा उसके बाद इतना लगेगा, तो दोनों के डिफरेंस से बल लगेगा, दोनों का एक होकर बल नहीं लगेगा। इसलिए याद रखिएगा 5 से इतना पहले तो लग ही रहता है। ऐसे पे आप पहले या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4 या 12 पहले लग रहा था 12 न्यूटन, फिर उतना से फिर कितना हो गया, 4×5 = 20 न्यूटन हो गया। तो कितना बल लग रहा है, बल ये 8 न्यूटन लगेगा। बल कितना लगेगा फ्रेंड्स, 8 न्यूटन बल लगेगा।
न्यूटन गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। चलिए आगे चलते हैं। परिणामी बल 8 न्यूटन ही आएगा। किसी क्या है परिणामी बल, याद रखिएगा परिणामी बल है। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। किसी वस्तु सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। कब शून्य होता है परिवर्तन? जब वस्तु एक समान गति से त्वरित हो। 1 किलोमीटर पर घंटा मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, यही राइट हो जाएगा। या आप इसको 1 किलोमीटर को मीटर पर मीटर बदलिए 1000 हुआ, और फिर घंटा को आप सेकंड बदलिए 60 मिनट हो गया, फिर मिनट को सेकंड बदलेंगे 60 से हो गया। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य 2 पच्चे 10 2 तिया 6 कितना हो गया 5/18 आया 32। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मात्रा है एसआई इकाई है, आवृत्ति हर्ट्ज, बल का न्यूटन, प्रतिरोध का ओम, क्या हो जाएगा बी सी ए फर्स्ट ही हो जाएगा। 33 किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी क्या होगी गति। वस्तु देखिए हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको गति को आधा कर देंगे तो हाफ एम v/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर बाय ये 4 हो जाएगा, मतलब 1/4 गुना हो जाएगा। तो गति ऊर्जा प्रारंभिक का 4 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा गति ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये अलग हुआ 1/4 गुना, ये यही गति ऊर्जा तो था। जड़ता के नियम को भी कहा जाता है, जड़ता के नियम को ये न्यूटन गति का प्रथम नियम, जड़ता के नियम को न्यूटन गति का प्रथम नियम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चलनात्मक गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है। चलनात्मक गुरुत्वाकर्षण के बारे में, चलनात्मक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, सही है। द्रव यांत्रिक में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति किसके बराबर हो। मैक संख्या कब 1 होगी, जब मैक संख्या 1 होगी ध्वनि की गति के जब बराबर हो। आइए चलते हैं। अगर दुगना हो तो मतलब पिंड की चाल ध्वनि की चाल का दुगना है। 137 नंबर आपेक्षिक घनत्व का मात्रक, अभी देखे थे आपेक्षिक कुछ भी रहेगा इसका कोई मात्रक या बीमा नहीं होगा। कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत, कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत करता है। चलते हैं आगे 39। निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है। ये गति का मात्रक ये मीटर पर सेकेंड ये है, किलोमीटर बटे घंटा ये भी है, सेंटीमीटर बटे सेकेंड ये भी है, मीटर स्क्वायर बटे घंटा नहीं है, मीटर स्क्वायर बटे घंटा नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है। देखिए अभी हम पढ़ते आ रहे हैं सापेक्षिक घनत्व, इसमें सापेक्षिक घनत्व में घनत्व ऊपर भी रहता है घनत्व नीचे भी रहता है, इसलिए ये कैंसिल हो जाता है 1 आ जाता है, इसलिए इसका कोई मात्रक न बीमा होता है। 41 समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहा जाती है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। आइए चलते हैं। समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, अब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ये इसको वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है फ्रेंड्स।
तो क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन, चूंकि विस्थापन एक तरह से दूरी ही हो जाता है, तो दूरी बटे समय तो वेग ही आएगा ना। चाल मतलब वेग, ये विस्थापन है इसलिए वेग आ रहा है, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। औसत वेग के लिए एसआई मात्रक, औसत वेग के लिए एसआई मात्रक तो वही होगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये किलोमीटर एक सेकेंड में, ये नहीं हो सकता। ये मीटर सेकेंड स्क्वायर ये तो नहीं हो सकता, ये त्वरण का है, ये तो त्वरण का है। मीटर सेकेंड ये भी नहीं हो सकता है। एक झील में पानी पर लौ किलो से भरी एक नाव तैर रही है। जब लौ कीलें हटाई जाती तो पानी का स्तर क्या होगा। जब लौ कीलें हटाई जाती है तो पानी का स्तर गिरता है, क्या होगा, गिरेगा। क्योंकि कोई भी की नाव भरी हुई है, नाव तैर रही है, तो पानी कील भरे है तो ये डूबा हुआ रहेगा। जैसे जैसे कील हटाएंगे तो नाव ऊपर उठता चला जाएगा, पानी का स्तर नीचे आता चला जाएगा। नाव पर जाएगा, पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर ये नीचे चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सही है। किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए यह स्थिर रहता है, क्या, यह स्थिर रहता है, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है। देख जैसे भार, भार में सिर्फ चेंज होता है। याद रखिएगा, भार और द्रव्यमान दोनों अलग चीज़ है। इनमें से कौन सा भौतिकी में मौलिक मात्रा नहीं है। भौतिकी में मौलिक मात्रा नहीं है, लंबाई है, समय भी है, द्रव्यमान भी है, ये भार नहीं है। क्योंकि भौतिकी में मौलिक मात्रा मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, लंबाई किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद से एक लंबाई है। समय भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान भी किसी पे डिपेंड नहीं। लेकिन भार ये बल और जी पे निर्भर करता है। ये क्या करता, किस पे करता है, भार बराबर एम जी होता है, एम जी होता है। ये मास और जी पे डिपेंड करता है। ये दो चीज़ से बना है, मास से और गुरुत्वीय त्वरण से बना हुआ, इसलिए ये नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति त्वरित गति का उदाहरण है। जब स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु किस गति के त्वरित गति का उदाहरण है, उसके बारे में कहा गया। तो ये एक समान गति से, कोई भी त्वरित होकर गिर रही एक समान, तो एक समान गति का उदाहरण है। यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग किसके बराबर होगा। किसी वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका वेग 2 गुने औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुने औसत वेग बटे प्रारंभिक वेग हो जाएगा। यानी औसत वेग बराबर हो जाएगा 2 गुने औसत वेग बटे प्रारंभिक वेग हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है v प्लस u/2 होता है। चलते हैं आगे। औसत वेग बटे प्रारंभिक वेग, आगे दूरी समय आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है। दूरी और समय आलेख का ढाल ये प्रदर्शित करता है किसका, ये प्रदर्शित करता है चाल का। अभी देखे थे दूरी s और t, ये किसका, चाल का। तो इसमें हम डेल्टा लगा देंगे तो विस्थापन हो जाएगा, तो ये v का वेलोसिटी का करने लगेगा। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह प्रदर्शित करता है। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है, उसके बारे में पूछा गया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये फॉर्मूला है। जैसे ये 2, ये क्या है, औसत वेग है, बराबर v प्लस u है। यहाँ पूछ रहा क्या, वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित होता है, इसका अंतिम वेग, अंतिम वेग ये होता है ना, से ये u प्रारंभिक वेग होता है और v अंतिम वेग होता है। तो v बराबर क्या हो जाएगा फिर 2, ये औसत वेग माइनस u प्रारंभिक वेग आया यहाँ से, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह प्रदर्शित करता है, दूरी समय आलेख एक वक्र होगा तो क्या प्रदर्शित करेगा, यह असमान चाल प्रदर्शित करेगा। क्योंकि वक्र होगा तो टेढ़ा मेढ़ जाएगा तो असमान चाल प्रदर्शित करेगा। यदि वस्तु समान समय में और समान दूरी तय करती है तो कहा उसकी गति असमान है। क्योंकि समान समय में और समान दूरी तय करेगी तो उसकी गति तो समान ही रहेगी। गति समीकरण v बाय u प्लस at में u को प्रदर्शित क्या करता है, प्रारंभिक वेग प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रारंभिक वेग। और v करता है अंतिम वेग। g सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है का SI मात्रक होता है। पिछले वीडियो में भी बताए थे, यह बराबर g m1 m2 बटे r1 r2, ये m कैपिटल M स्मॉल m, ये कैपिटल R स्मॉल r भी कर सकते हैं, या m स्क्वायर बाई r स्क्वायर भी होता है। इसका g का स्थिरांक, g का सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक पूछ रहा है तो g का मान पूछ रहा है तो g बराबर क्या हो जाएगा, ये f का न्यूटन हो जाएगा, ये r इंटू आर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 53 यदि पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। वहाँ पे फिर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा उसके बाद पूछ रहा है, तो वहाँ पे होगा g/4 होगा। क्या होगा, g/4। इसका फॉर्मूला होता है g बराबर gm/r² होता है। यहाँ से क्या एक फॉर्मूला होता है, पृथ्वी से गुरुत्वीय त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो, द्रव्यमान के बराबर पृथ्वी की त्रिज्या ये दुगनी हो, पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी होगा, द्रव्यमान बराबर ही रहेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान के ही बराबर रहेगा और त्रिज्या लेकिन दुगनी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा gm, और ये दुगनी हो जाएगा तो मतलब 4r² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा gm/r², ये 1/4 हो गया मतलब g/4 हो जाएगा। यही तो ये g ही है ना, हम इसको लिख सकते हैं g/4। 54 एक पास्कल एक किसके बराबर होता है, एक पास्कल बल बटे क्षेत्रफल होता है, मतलब पास्कल दाब का मात्रक होता है तो दाब बराबर क्या होता है, F/A होता है, मतलब बल बाय क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल का क्या होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन और बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व, वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात है। देखिए चूँकि दोनों घनत्व आ रहा है, देखिए ऊपर भी घनत्व और नीचे भी घनत्व, इसलिए यहाँ कट रहा था, इसलिए कोई इसका मात्रक नहीं हो रहा था, ना ही कोई बीमा हो रहा। चूँकि जब ऊपर नीचे दोनों का इकाई समान रहेगा कहाँ से आएगा, इसलिए अनुपात इसका 1 आ जाता है। वस्तु के पदार्थ का घनत्व तथा पानी घनत्व का अनुपात होता है, ना ही इसका कोई बीमा होगा, ना ही कोई इसका मात्रक। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है, ये सही हो जाएगा। अब विषुवत रेखा पर मैक्सिमम होता है लेकिन इसके केंद्र पर 0 होता है, और विषुवत रेखा पर मिनिमम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और लेकिन इसके केंद्र पूछेगा तो 0 होगा, केंद्र में 0। विषुवत रेखा पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम होता है, न्यूनतम बोल सकते हैं, न्यूनतम, और अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण किसके बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ये किसके बराबर होता है, यह द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण किसके बराबर है, गुरुत्वाकर्षण बल अभी हम लोग देखे थे, गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल का बराबर होता है।
द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के त्वरण यानी F इंटू G। F बराबर ये गुरुत्वाकर्षण अगर बल पूछेगा तो M इंटू जी, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण बल के त्वरण, ये G त्वरण है, यही F बराबर mg। इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 58। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण G है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान से आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी त्रिज्या के बराबर हो पर गुरुत्वीय त्वरण। अभी हम देखे थे फॉर्मूला, क्या देखे थे, गुरुत्वीय त्वरण बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर देखे थे ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो जी रहेगा, ये कांस्टेंट है, ये सार्वत्रिक स्थिरांक है, कांस्टेंट ही रहेगा। जिसका द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान से आधा आता है, द्रव्यमान आधा कर देंगे तो m/2 कर देंगे। और त्रिज्या क्या बोल रहा है, त्रिज्या बराबर है, त्रिज्या आर स्क्वायर रहेगा, क्या हो जाएगा जी एम बटे आर स्क्वायर, ये 1/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये यही तो वैल्यू जी ही है, ये वैल्यू g/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा g/2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए जरूर याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है जी बराबर गुरुत्वीय स्थिरांक इंटू मास बटे आर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम तथा इस पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो इसको निकालना क्या है, त्वरण निकालना है। तो F बराबर क्या होता है, एम जी होता है, एम जी या एम ए बोल सकते हैं। त्वरण निकालना है तो एम ए, यह बल कितना है 20 न्यूटन है, मास कितना है 10 किलोग्राम है, और ए का वैल्यू निकालना है। ये बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न होने वाले त्वरण का गुणनफल, ये हमें कितना के बराबर होता है, एफ के बराबर होता है, मतलब बल के बराबर होता है। किसके बराबर, बल के बराबर। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है किसमें उतनी ही वृद्धि हो जाती है। और स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी हो उतना ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी, किसमें, गतिज ऊर्जा, क्योंकि ये दोनों उल्टा चलता है। गतिज ऊर्जा जहाँ मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ, गतिज ऊर्जा जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पर यह स्थितिज ऊर्जा मिनिमम हो जाएगा, जहाँ गतिज ऊर्जा मिनिमम होगा वहाँ पे, चलिए देखिए कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे यहाँ पे ये एच डिस्टेंस करेगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh होता है। तो ये एच का वैल्यू यहाँ हाईएस्ट दूरी पॉइंट पे जाएगा, ये एच जितना बढ़ेगा उतना स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा ये यहाँ पे जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, बेग जीरो हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ गतिज ऊर्जा जीरो हो रहा है, लेकिन ये मैक्सिमम पॉइंट पहुँच रहा है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन जब शुरू में फेंके थे तो बेग यहाँ पे तो मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जीरो था, तो यहाँ पे फिर स्थितिज ऊर्जा जीरो हो जाता है, चूँकि जीरो शुरू करते हैं, और यहाँ पे ये गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे को उल्टा चलता है। यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी क्या होगी। अधिकतम ऊंचाई जब ऊर्ध्वाधर ऊपर हो जाएगा तभी अभी देखे तो अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, ये गलत है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य होगी। क्या होगी, जब गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, क्योंकि भी वहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कोई भी पॉइंट पे तो उसका वेग तो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ जहाँ से वस्तु लौटना शुरू करेगी तो वहाँ तो वेग जीरो होगा, तभी ना फिर वापस आना शुरू कर देगी। वापस किस लिए आती है, जी के कारण आती है, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिसको क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्प्लावन बल। देखते हैं कुएँ से भरी बाल्टी को, कुएँ से भरी रस्सी में बाल्टी से पानी निकालने पे एक बल का अनुभव, जब तक पानी डूबा रहेगा बाल्टी बहुत हल्का लगेगा, जब जैसे बाल्टी कुआँ पानी से बाहर आएगी
फिर जितना पानी रहेगा उतना मास के बराबर आपको भार महसूस होने लगेगा। 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 5 मीटर/सेकंड से 10 मीटर/सेकंड हो जाता है। तो इस समय वस्तु में होने वाला विस्थापन का फॉर्मूला ये मीटर/सेकंड के त्वरण के साथ किसी वस्तु का वेग 5 मीटर/सेकंड से 10 मीटर/सेकंड हो जाता है। तो इस समय वस्तु में होने वाला विस्थापन क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये बराबर v/t होता था। अब v बराबर क्या होता था डेल्टा एस, वही विस्थापन बाय टी गुना टी। तो यहाँ पे 1 मीटर/सेकंड के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 5 मीटर/सेकंड से 10 मीटर/सेकंड हो जाता है। तो इस समय वस्तु में होने वाला विस्थापन क्या होगा इसके बारे तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला इस तरह होगा, लेकिन इस तरह से नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु का वेग इतना मीटर से इतना मीटर है, प्रारंभिक वेग दिया गया है u और ये अंतिम वेग भी दिया गया है और ये त्वरण है। तो ये अंतिम वेग 10 हो गया, 10 का स्क्वायर, ये u 5 का स्क्वायर प्लस 2 a कितना है 1 है 2as और s का वैल्यू कितना आ जाएगा ये s तो दिया नहीं, s निकलेगा तो s बराबर कितना आ जाएगा 10 में से 25 गया कितना आ जाएगा 75/2 कितना आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। ये s 37.5 और ही s जो है ये डेल्टा s होता है। मतलब विस्थापन ये दूरी कोई वस्तु जितना कवर करती है वो दूरी होती है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहा जाता है। अगर कोई सर्किल पे है, अगर इस पॉइंट पे अगर कोई वस्तु यहाँ से लेना है, इसका विस्थापन क्या होगा विस्थापन ये पॉइंट हो जाएगा। अगर दूरी करेंगे तो इस तरह से दूरी जाता है, क्योंकि सर्किल पे जाएगा तो दूरी इस तरह जाएगा, लेकिन विस्थापन ये हो जाएगा। इसलिए वो फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, v² बराबर u² प्लस 2as। चलिए वो तो हम ये अभी बताए थे किस तरह निकाला जाता है, लेकिन ये इस फॉर्मूला में सूट नहीं होता। 65 नंबर, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी क्या होती है। जब मुक्त रूप से गिरेगा तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु मुक्त रूप से यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में है और जब जैसे गिरेगी तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ये गति करना शुरू करेगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 20 मीटर/सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्या हो जाएगा ये 10 गुने 10 ग्राम की गोली 20 मीटर/सेकंड के वेग से चली है और 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, तो 2 किलोग्राम को 2 ग्राम में बदलेंगे तो 2000 और वेग कितना हो जाएगा ये वेग भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों का P1 संवेग दोनों बराबर हो, P1 बराबर P2 होगा। अब P1 इसका फॉर्मूला क्या होता है m1 v1 बराबर m2 v2, चूँकि संवेग इसमें दोनों का इक्वल होता है, इसलिए 10 गुने वेग कितना है 20 है। 10 ग्राम द्रव्यमान वाला गोली 20 मीटर/सेकंड से चली और ये 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से भी चाल से कितना हो जाएगा ये v का वैल्यू 2 शून्य से 2 शून्य और ये 2 से 2 कितना आ जाएगा v बराबर 1/10 आ जाएगा, मतलब 0.1 आ जाएगा। 0.1 मीटर/सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.1 मीटर/सेकंड। क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ धक्का देता है संवेग से चलता है। इससे कोई जेट कैसे चलता है, कोई भी चीज़ से जो ईंधन जितना तेज़ी से निकलता है उतना तेज़ी से ये आगे बढ़ता है। उसी तरह इसमें बंदूक से जितना गोली तेज़ी में छोड़ेगा उतना तेज़ी में ये बंदूक धक्का देती है पीछे की ओर। इसलिए कहता है कंधा पे बंदूक रख के नहीं चलाना चाहिए, कंधे से साइड रख के चलाना चाहिए, तो कंधा तोड़ देगा आपको बंदूक।
देखते हैं सैनिक को कंधा पे रखना नहीं चाहता, कंधा ऊपर कर कर चलाता है ये साइड करके, ताकि धक्का जो दे साइड से निकल जाए उसका जो पीछे वाला मोटा रहता है, नहीं तो वो तोड़ देगा जहाँ भी उसको लगेगा आके शरीर में। तक क्योंकि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यदि एक भौतिक मात्रा की इकाई है एम्पियर मीटर प्रति सेकंड वर्ग है, तो उसकी विमाएँ क्या होगी? उसकी विमाएँ आई एल टी इनवर्स 2 होगी। क्या होगी? आई एल टी इनवर्स 2। आई एम्पियर है। यदि 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना, त्वरण F बराबर एम एफ कितना है? 6 न्यूटन है, 3 किलोग्राम है, और ये निकालना कितना हो जाएगा? ये बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 69 यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? अभी हम देखे थे पी बराबर क्या होगा? एम भी होता है। अगर वस्तु का वेग दुगुना कर देंगे एम, वस्तु का वेग 2 भी कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 एम भी, यही तो होगा 2 पी हो जाएगा। ये संवेग भी दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग दुगना हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? यह है न्यूटन का तीसरा नियम। घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? न्यूटन का थर्ड लॉ के उदाहरण है। चलते हैं आगे। वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? वर्षा की बूंदें जब समतल सतह पर चलती है तो क्यों फैल जाती है? ये फैलती है किसके कारण? ये कण के पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण फैल जाती है। देखिए घोड़ा गाड़ी में अगर नहीं समझ आता तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए, जैसे कोई भी घोड़ा है, घोड़ा तो बनाने नहीं आता फ्रेंड्स। चलिए, ये घोड़ा है, ये गाड़ी है, इसको ये खींच रहा है, ये आगे आगे प्रतिएक्शन लगा रहा है, तो ये इसके उल्टा रिएक्शन होगा। फिर तीसरा थर्ड लॉ से RECTI रिएक्शन होगा, और ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे बल लगेगा, जो ऊपर की ओर बल लगेगा तो नीचे की ओर ये वेट इसको इक्वल कर देता है, इसको भार जो है इक्वल कर देता है, उसी के अनुसार ये चलता है। या ये फ्रिक्शन भी लगता है, ये फ्रिक्शन इस ओर लगता है तभी घोड़ा आगे की ओर चलता है। तो घोड़ा ये आगे की ओर चलेगा, फ्रिक्शन ये पीछे की ओर चलता है, तो तीसरा लॉ यहाँ भी हुआ ना। चलते हैं आगे। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ये 1872 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर? 1872 मीटर के बराबर। 173 की ओर। अस्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह उपयोग किया जाता है यह आइसो का। किसका? आइसो का। अस्थिर वैज्ञानिक शब्द का उपसर्ग के रूप में आइसो का एक उपसर्ग, इसका मतलब होता है समान या स्थिर होता है। आइसो, आइसो बार पढ़े होंगे, आइसो बार, आइसो गुदा, आइसोहेलिक लाइन, आइसोहेलाइन, ये सब समहारिक, समदाब, समलवणता। आइसो मतलब बराबर होता है, सम मतलब बराबर, ये सम मतलब बराबर होता है, हिंदी में शब्द होता है सम मतलब बराबर, ना कि SUM। सम मतलब ये ऐड हो जाता है, जोड़ हो जाता है। हर्ट्ज किसकी SI यूनिट है? हर्ट्ज है आवृत्ति की। किसकी? आवृत्ति की।
जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के दर के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? यह व्याख्या करता है पास्कल का नियम। किसका नियम? पास्कल के नियम। दबाव पास्कल के नियम आ जाता है। दबाव की SI इकाई, दबाव का SI इकाई पास्कल ही हो जाएगा। दाब जो बोलते हैं दबाव, बल बटे क्षेत्रफल। रेडियो एक्टिविटी का SI मात्रक, रेडियो एक्टिविटी का SI में मात्रक होता है बेकुलर होता है। क्या होता है? बेकुलर हो जाता है। निम्नलिखित में से तापमान की SI इकाई कौन सी है? तापमान की SI इकाई केल्विन है। देखिए सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है, लेकिन SI इकाई इसका केल्विन होता है, याद रखिएगा। तापमान की SI इकाई केल्विन होता है। चलते हैं 179 की ओर। मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया। 2019 में देखिए 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम फिर से परिभाषित किया गया था। अब इसे प्रकृति के एक मूलभूत गुण के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लांक का स्थिरांक। क्या? प्लांक का स्थिरांक। इसका गोल्फ के बॉल का आकार का 90% प्लेटिनम व 10% ईरिडियम का बना वाट 1 किलोग्राम का मानक वजन था, किंतु अब इसे प्रकृति का आधारभूत गुण प्लैंक नियतांक से परिभाषित किया गया है। संवेग मोमेंटम का SI मात्रक क्या है? P बराबर mv। m किलोग्राम भी वेग हो जाता है, या फिर वेग को मीटर पर सेकंड कर देंगे तो ये क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलते हैं 81 की ओर। बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? ये बोस आइंस्टाइन संघनन, ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। पांचवी अवस्था प्लाज्मा कहा गया, नहीं प्लाज्मा को चौथी अवस्था है, इसको पांचवी अवस्था कहा गया पदार्थ की। चलिए आगे चलते हैं। इस अवस्था में सबसे पहले भविष्यवाणी 1924-25 में सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी, इसलिए बोस आइंस्टीन इसका नाम दिया गया है। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस सिद्धांत पर आधारित है यह इसी का आर्किमिडीज के शुद्धता नापा जाता है, इस आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो इसे SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? पास्कल का मात्रक ये बल, यह पास्कल, ये दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये किसकी मात्रक? न्यूटन तो हो नहीं सकता है, ये वाट भी नहीं हो सकता है, बल गुणा लंबाई दूरी ये भी नहीं हो सकता है। ये क्या हो? टॉर। जूल नहीं हो सकता है, ये टॉर ही होगा। क्या होगा? टॉर होगा। पास्कल यह मीटर किलोग्राम पर सेकंड प्रणाली वाला है, जो दबाव और तनाव की एक इकाई है। दबाव और तनाव की एक इकाई। यह बराबर है टॉर बल गुणा लंबाई दूरी होता है। तनाव SI इकाइयों में एक पास्कल प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड किलोग्राम 1 किलोग्राम का दबाव होता है। टॉर भी एक निरपेक्ष पैमाने पर आधारित दबाव की एक इकाई है, जिसे मानक वायुमंडल के ठीक 760 के रूप में परिभाषित किया गया है। यह टॉर जो है ये भी एक पास्कल का ही मापक माना गया है, मतलब टॉर को भी पास्कल के पैमाने पे रखा गया है। टॉर्क नहीं है, टॉर है। तापमान का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तापमान का भी देखे थे कौन सा? केल्विन। तापमान केल्विन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। निम्नलिखित में से किस किस बीमा रैखिक संवेग के बराबर है?
किसकी बीमा रैखिक संवेग के बराबर है? ये आवेग के, आवेग की बीमा रैखिक संवेग के बराबर है। आवेग संवेग का बीमा दोनों बराबर ही होता है। एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयोग करने से निकाय की स्थिति, अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। इसको क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। बल बाह्य चीज से ही, बल चूंकि बल लगाता है कोई भी बाह्य चीज से ही लगता है, नहीं तो वो वस्तु हमेशा स्थिर रहेगा, ये चलता ही रहेगा जिस अवस्था में रहेगा। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? बल का परिणात्मक परिभाषा ये गति का दूसरा नियम। आइए 88 हो गया, चलते हैं 89 की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस टेस्ट का, ये टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र, ये सही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q होगा। क्या होगा? V बराबर W/Q। V मतलब विभवांतर, ना कि आप यहाँ पे वेलोसिटी समझिएगा। विभवांतर, विभवांतर बराबर कार्य बटे ये आवेश। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। लगता है नहीं आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है, इसलिए हमको क्वेश्चन बनाने में, कंटेंट लाने में अच्छा लगता है, क्योंकि हमको भी हिम्मत मिलता है कि नहीं आप लोग देख रहे हैं, आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको लाइक कर दीजिए। और जो नए हैं चैनल को वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आप लोग को ऐसा वीडियो मिलता रहे। और ये जो साइंस का ये जो सीरीज है, खासकर फिजिक्स, आपको रेलवे के लिए बहुत मायने रखता है। इसके लिए रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो अभी करा रहे हैं फिजिक्स, ये एकदम न्यूमेरिकल भी है इसमें, और ये न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ये न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आता ही आता है, 2 से 3 क्वेश्चन। और आपको ये हमेशा 3 नंबर, 3 क्वेश्चन, 3 नंबर, 4 क्वेश्चन जितना रहेगा उतना नंबर दिला देगा आपको। देखिए आसान से बस फॉर्मूला आपको याद रखना है और चैनल के साथ जुड़े रहे, आपको पूरे अच्छे से ये ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई भी फिजिक्स के, साइंस में न्यूमेरिकल में गलती ना हो और आप इसका मार्क्स उठा लें, उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि आपको ग्रुप डी में तक में पूछता है ये न्यूमेरिकल, इसलिए, और जेई में भी, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम में रेलवे के, इसलिए अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको सब समझ आ जाए पॉइंट टू पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।